नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा नया प्रोग्राम करंट अफेयर्स दिस वीक के तहत हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के आयोजन की घोषणा की गई। G20 का व्यापक विषय वसुधैव कुटुंब अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। इसी से प्रेरित होकर संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक परियोजनाओं को मजबूत करने हेतु संस्कृति समूह की बैठक कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी में महत्वपूर्ण कमी लाना है और यह ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ सोशल मीडिया के विनियमन को भी मजबूत करेगा। यह शैक्षिक और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा देगा। तो आइए जानते हैं G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के बारे में। इस बैठक में 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 संस्कृति कार्य समूह कल्चर फॉर लाइफ अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली का समर्थन करेगा, जो स्थायी जीवन शैली के एक अभियान के रूप में जाना जाता है। यह समूह सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करेगा। इस संस्कृति कार्य समूह की 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी का निर्धारण किया जा चुका है, परंतु आखिरी स्थल का निर्धारण किया जाना अभी बाकी है। खजुराहो में होने वाली बैठक का मुख्य विषय सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली है। खजुराहो में सांस्कृतिक कार्य समूह की इस बैठक में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों से हाल के वर्षों में भारत में प्रत्यापित की गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसमें भारत न केवल 25 प्रत्यावर्तित वस्तुओं और उनकी सांस्कृतिक जीवनियों की कहानी पेश करेगा, बल्कि बहाली कानूनों और सम्मेलनों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा। G20 सांस्कृतिक ट्रैक 4 विषयों पर केंद्रित होगा, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापना शामिल है। इसके अंतर्गत सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग किया जाएगा। सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए जानते हैं खजुराहो के बारे में। यह एक प्राचीन शहर है जो अपने भव्य मंदिरों और उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर विख्यात खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया। यहाँ उत्कृष्ट कारीगरी वाली मूर्तियों से अलंकृत नागर शैली की इस वास्तुकला का सौंदर्य देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 12वीं शताब्दी ईस्वी में खजुराहो के मंदिर स्थल में 85 मंदिर थे, परंतु इनमें से आज केवल 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मनरेगा योजना। केंद्र ने नवीनतम आदेश के अनुसार केवल आधार आधारित खातों के माध्यम से मनरेगा मजदूरी के भुगतान का आदेश जारी किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के लाभार्थियों पर मजदूरी के वित्तीय बोझ संबंधित एक अन्य घोषणा के अनुसार राज्य सरकारों की भी इसमें भागीदारी के लिए मांग की गई है, ताकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। मनरेगा के कारण 14 राज्यों में केंद्र की बकाया राशि के रूप में 6,157 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं मनरेगा योजना के बारे में। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना। इसके तहत किसी आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और उसे न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। इसमें ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित की गई है।
इसके तहत जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने और श्रम गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मनरेगा को एक नियमित रोजगार योजना के तहत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल उन लोगों के लिए एक फॉलो बैक तंत्र है जिन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिलता है। मनरेगा के लिए 2023-24 के केंद्रीय बजट आवंटन में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33% की कटौती की गई है। वहीं दूसरी ओर सुझाव दिया गया है कि केंद्र के 100% भुगतान के बजाय वेतन बिल का 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आधार लिंक अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है। वर्तमान में मनरेगा प्रणाली के तहत मजदूरी भुगतान को 2 तरीकों से अनुमति दी गई है, खाता आधारित और आधार आधारित। इसमें मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाता है, परंतु मंत्रालय ने 1 फरवरी से प्रभावी वेतन भुगतान के तरीके में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। आधार आधारित विकल्प के लिए न केवल कार्यकर्ता के जॉब कार्ड और बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से भी जुड़ा होना चाहिए। मनरेगा मजदूरी के आधार से जुड़ने के कारण निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सर्वप्रथम, आधार लिंक के कारण सामाजिक दायरा कम होने की उम्मीद है। 57% श्रमिकों को लाभ से वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत बोझिल हो सकती है, क्योंकि इसके लिए KYC आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी। कृत्रिम रूप से मांग कम करना, अर्थात मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से उपस्थित डेटा पर कब्जा करने का आदेश योजना के तहत काम की मांग को स्वचालित रूप से कम कर देगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अमृत धरोहर योजना। हालिया बजट 2023-24 में अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। इसके माध्यम से जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना भारत को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, जिन लक्ष्यों को भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ अपनाया था। सतत विकास लक्ष्य 14, जिसके अंतर्गत टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। सतत विकास लक्ष्य 15 के तहत सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है। तो आइए जानते हैं अमृत धरोहर योजना को लाने के उद्देश्य क्या थे। भारत में पिछले 3 दशकों में अपनी वेटलैंड का 30% भाग नष्ट होते देखा गया। सर्वाधिक गिरावट मुंबई में देखी गई, जहां 71% आर्द्र भूमि 1970 और 2014 के बीच नष्ट हो गई थी। आर्द्र भूमियों के नष्ट होने का कारण मुख्य रूप से मानव जनित गतिविधियों और अवैध निर्माण को माना गया है। इसी प्रकार अहमदाबाद में 57%, बेंगलुरु में 56%, हैदराबाद में 55% और दिल्ली में 38% आर्द्र भूमि नष्ट हो गई हैं, जहां 2014 में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या केवल 26 थी। इनके संरक्षण के तहत इन्हें बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि रामसर साइट क्या होती हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इनका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर स्थल दुनिया भर में उन आर्द्र भूमियों की पहचान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, खासकर अगर वे जल पक्षी को आवास प्रदान करते हों। ऐसी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग शामिल है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों और पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है पूंजीगत व्यय। RBI के एक अनुमान के अनुसार पूंजीगत व्यय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7% तक बढ़ा सकता है। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय स्थायी परिसंपत्ति या निश्चित परिसंपत्ति के अधिग्रहण से है, जिसका उपयोग खर्च की गई किसी भी राशि को राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। यह सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करता है। यह अनुमान GDP आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किए गए 6.5% और RBI के द्वारा हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा में किए गए 6.4% के अनुमान से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर पूंजीगत व्यय राजकोषीय समेकन और कर पर केंद्रीय बजट के प्रस्ताव के रूप में प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7% के करीब बढ़ सकता है
और इसके कारण करों में बचत के उपभोग को भी बढ़ावा मिल सकता है। राजकोषीय समेकन से अभिप्राय राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों को संदर्भित करता है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 में 2022-23 में 10.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 13.7 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट में प्रस्तावित कर परिवर्तन से परिवारों के हाथ में कम से कम 35,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि 2023-24 के लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए है, जो 2023 से 27 के दौरान 10.3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्पादन करने की उम्मीद जता रहा है। राजकोषीय समेकन के तहत बजट वित्त वर्ष 2023-24 के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% तक रखने की घोषणा की गई है। राजकोषीय समेकन निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को मुक्त कर सकता है और पूंजी की लागत को कम करने में भी योगदान दे सकता है। केंद्रीय बजट में कुल व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.41% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो निजी निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त करने में सहायक होगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय समेकन से माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता का माहौल उत्पन्न होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अस्थिरता और देश के जोखिम प्रीमियम को कम करने में सहायक होगा। यह एक पुण्य चक्र की शुरुआत करेगा। ऋण के माध्यम से अवधि में मुद्रास्फीति में कमी लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। स्टैंड अलोन के आधार पर यह अगले 5 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 26 आधार अंकों की औसत से मुद्रास्फीति में कमी कर सकता है, जो बदले में संभावित विकास को 10 आधार अंकों तक बढ़ावा देगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एरो इंडिया 2023। बेंगलुरु में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया और यह इसका 14वां संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया विजन को मजबूत करना है। इसके माध्यम से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-40, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ डोर्नियर जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्मों के निर्यात को बढ़ावा देना है। एरो इंडिया 2023 के अंतर्गत 5 प्रमुख आकर्षक सैन्य उपकरण देखने को मिले, जिसके अंतर्गत शामिल है जेट पैक F-35, एग्री-D, HLFT-42 और भारतीय बहुभूमिका हेलीकॉप्टर। जेट पैक एक भारतीय स्टार्टअप एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित जेट पैक को बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में उद्घाटन के लिए इंडिया पैवेलियन में प्रदर्शित किया गया। जेट पैक सूट का वजन 40 किलोग्राम है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे पहनकर सैनिक कभी भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। भारतीय सेना में उत्तरी सीमाओं पर तैनाती सैनिकों के लिए 48 जेट पैक खरीद की घोषणा की गई है। हमारा दूसरा सैन्य उपकरण है F-35। यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है। अमेरिकी वायुसेना के F-35 ने एरो इंडिया 2023 में अपने प्रदर्शन की शुरुआत की। इसके स्टीलथ, उन्नत सेंसर, सूचना संलयन और नेटवर्क कनेक्टिविटी डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता इसे शक्तिशाली बनाती है। यह 18,000 पाउंड तक का आयुध ले जाने में सक्षम है। इसकी स्टीलथ विशेषताएं इसे रडार से छुपाने में सहायता करती हैं और उन्नत सेंसर फ्यूजन विमान को भी अधिक घातक बनाता है। हमारा अगला सैन्य उपकरण है अग्नि-D। भारतीय सेना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI आधारित निगरानी सॉफ्टवेयर अग्नि-D विकसित किया गया, जिसे पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अतिक्रमण को रोकने के लिए तैनात किया जाएगा। AI सॉफ्टवेयर सेना की निगरानी कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए किसी भी प्रकार के आंदोलन, हथियारों, वाहनों, टैंकों या मिसाइलों की पहचान करता है। यह सीमा के साथ आंदोलन की पहचान करने के लिए कम समय में लाइव और रिकॉर्डेड फीड दोनों उपलब्ध करवा सकता है। AI निगरानी प्रणाली सीमाओं की निगरानी के लिए सीमा चौकियों और निगरानी केंद्रों को स्वचालित करने में मदद करेगा। हमारा अगला सैन्य उपकरण है HLFT-42। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 के स्केल मॉडल का अनावरण किया। HLFT-42 अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक ट्रेनर है, जो आधुनिक लड़ाकू विमान प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसे सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए इलेक्ट्रॉनिक बायफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च और फ्लाई बाय वायर ट्रैक से लैस है, जबकि फ्लाई बाय वायर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ एक विमान के पारंपरिक मैनुअल उड़ान नियंत्रण को बदल देता है। इंफ्रारेड खोज और ट्रैक उन वस्तुओं को ट्रैक करने की विधि है जो इंफ्रारेड विकिरणों को छोड़ती है।
हमारा अगला सैन्य उपकरण है भारतीय बहुभूमिका हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरो इंडिया 2023 में भारतीय बहुभूमिका हेलीकॉप्टर के पुनः डिजाइन किए गए संस्करणों को प्रदर्शित किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में सभी मौजूदा MIL, Mi-17 और MIL, Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को बदलना है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।